नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये उत्तराखंड के समसामयिक घटनाओं पर ये आधारित रहने वाली है। यहां से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 77वें जो सत्र के जो अध्यक्ष कौन बने थे, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसका सीधा उत्तर मैं बताता हूँ। देखिए, साबा केरेसी, अब्दुल साहिद या रुचिरा कॉम्बे या गीता गोपनीनाथ, ये था गोपीनाथ। अब इसके अगर सही आंसर देखें तो मैं इसमें सही आंसर ही आपको बताऊंगा। देखिए, साबा केरोसी ये आपके क्या थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये 77वें अध्यक्ष के तौर पर ये बने। हंगरी के साबा केसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये 77वें अध्यक्ष के तौर पर बने। और अगर मैं बात करूं, इससे पहले जो 76वें जो अध्यक्ष जो थे वो अब्दुल्ला साहिद, इससे पहले 76वें क्या थे, अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत थे। अब बात करते हैं वहीं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि उत्तराखंड में पर्यटन पुलिस का ढांचा किस राज्य की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ऐसे कौन सा या पर्यटन के दृष्टिकोण से ऐसा कौन सा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस को ये उस ढांचे में लाने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, असम, यहाँ पर दिया है गोवा। देखिए, गोवा वो राज्य है जो प्रदेश में जल्द ही गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का यहाँ पर गठन किया जाएगा। इसके लिए एक नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। गोवा और साथ ही आपके केरल की तर्ज पर यहाँ पर उत्तराखंड में जो आपके पर्यटन पुलिस ढांचा को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और उसके लिए नया सिलेबस भी उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं तैयार कर रही है। अब देखिए, अगले प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने IAS, PCS समेत कई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग सुविधा हेतु यहाँ पर की योजना को यहाँ पर शुरू करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। उत्तराखंड ज्ञान कोष, उत्तराखंड योजना, मुख्यमंत्री उत्थान, या ABC दोनों। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये उत्तराखंड सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जिसके अंतर्गत जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो UPSC या PCS की जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो प्रदेश के छात्रों को PCS और UPSC के अंतर्गत कई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अब मुफ्त कोचिंग यहाँ पर उत्तराखंड सरकार देने जा रही है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोर्स योजना की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालयों को भी चयनित किया है। नैनीताल विश्वविद्यालय को भी चयनित किया है, गढ़वाल में भी किया है, जो इन विश्वविद्यालयों में निःशुल्क आपकी UPSC की तैयारी कराने जा रही है सरकार। ठीक है, उसका अधिक से अधिक लाभ हमारे छात्र छात्राएं लेंगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। राज्य के सिपाही जिन्हें हाल ही में भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में प्रधानमंत्री जीवन रक्षक पदक से यहाँ पर सम्मानित किया गया। कभी पूछा जाता है कि राज्य के किस व्यक्ति को जीवन रक्षक पदक से यहाँ पर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो आप यहाँ पर फैजान अली, राकेश कुमार, नरेश कुमार, या A और B दोनों। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो सही उत्तर है आपका, एक तो फैजान अली हैं, दूसरे आपके राजेश कुमार हैं। और 5 जुलाई 2019 की रात देहरादून के जो रायपुर थाना था के क्षेत्र में जो दशमदेश बिहार कॉलोनी है, यहाँ पर एक घर पर कार पर यहाँ पर आग लग गई थी, और कांस्टेबल फैजन और राकेश ने यहाँ पर जान की परवाह न किए बिना उन्होंने क्या करी, अपनी सूझबूझ से यहाँ पर 6 लोगों को उस जलती हुई कार से इन्होंने बचाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के अंतर्गत इन्हें जीवन रक्षक पदक से यहाँ पर क्या किया था, सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने 6 ऐसे जानों को बचाया जो अपने आप में बहुत ही शानदार ये ड्यूटी इनके द्वारा जो की गई उसके लिए। अब बात करते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल की 4 नदियों में से 5 साल तक खनन कार्य के लिए पर्यावरणवादी स्वीकृति मिली, उनमें से नहीं है। देखिए, ऐसी उत्तराखंड की
कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 4 ऐसी नदियां हैं जहां 5 साल तक इनको खनन का कार्य के लिए यहाँ पर पर्यावरणवादियों से क्या हुई स्वीकृति प्रदान हुई थी। अब इनमें से उसमें कौन सी नहीं है, देखिए कोसी है, गोला है, दापका है या सरयू है। देखिए सरयू नदी है, उत्तराखंड कुमाऊं मंडल में जो 4 नदियां हैं ना, जिसमें गोला से उत्खनन होता है, शारदा से और दापका से होता है और कोसी में होता है। अगले 5 साल तक इनमें खनन कार्य के लिए पर्यावरणवादियों से यहाँ पर स्वीकृति इनको मिल गई है। और इनमें से अगर मैं बात करूँ, इन नदियों में खनन सामग्री तो मिलेगी, साथ ही इसमें इस कारोबार से जुड़े जो 50,000 स्थानीय लोगों को और श्रमिकों को भी कहीं ना कहीं इसमें रोजगार मिलेगा। और इसके अंतर्गत जो सरयू नदी है, इसमें उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा, जो मैंने आपको ये बताया था। जैसे आपको गौला हो गया, शारदा हो गया, दापका हो गया और कोसी, ये इन नदियों में 5 साल तक यहाँ पर खनन कार्य, यहाँ से रेता, बजरी, जो आपके पत्थर इत्यादि तमाम चीज़ों को यहाँ पर क्रशर लगाए जाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो इनके द्वारा जिन्होंने पट्टे लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार और कहीं ना कहीं उनको ये तमाम चीज़ें उत्तराखंड सरकार में होने जा रही हैं। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड सरकार ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2025 तक किस अमेरिकी कंपनी के साथ यहाँ पर करार किया गया। देखिए उत्तराखंड राज्य जो अपनी जो ऊर्जा से संबंधित जितने भी ज़रूरतों को जो पूरा करने के लिए जो लक्ष्य रखा है 2025 तक, वो अमेरिका की एक कंपनी के साथ रखा है। वो कौन सी कंपनी है, यहाँ पर उसका सही आंसर आप देख पा रहे होंगे। सही उत्तर मैकजी वो कंपनी है जिसके साथ उत्तराखंड सरकार ने करार किया है। उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक ऊर्जा से संबंधित जितने भी ज़रूरतें हैं उनका आकलन किया और जिम्मेदारी जो दी वो कंपनी, अमेरिकी की जो कंपनी है मैकेजी को ये तमाम चीज़ सौंप दी गई है। ठीक है। अब 7वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि हरिद्वार की हर की पौड़ी कॉरिडोर यहाँ पर डैश की तर्ज पर विकसित किया जाए। जो हरिद्वार में जो हर की पौड़ी में जो कॉरिडोर को जो निर्मित किया जा रहा है, वो कौन से तर्ज पर, वो किस के तर्ज पर इसे विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर केदारनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर या बाके बिहारी कॉरिडोर। तो आपको बता दो ये काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर जो बनाया गया था, तो हर की पौड़ी को भी कॉरिडोर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर यहाँ पर विकसित किया जाएगा। ऐसे केंद्र सरकार की ये पहल है और उसके अनुसार यहाँ पर कार्य भी चल रहा है। अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विश्व आर्द्रता भूमि दिवस 2023 की क्या थीम है, ये आपको बताना है। देखिए ये थीम आपके इट इज टाइम फॉर वेल्टेंस रिस्टोरेशन ये है। और ये जो दिवस पहली बार जो बनाया गया था वो 1997 में इस दिवस को मनाया गया था और 2 फरवरी 1971 को ईरान के जो रामसर शहर में आर्द्रता भूमि यहाँ पर सम्मेलन हुआ था और इसी को याद करने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। रामसर शहर के अंतर्गत होता है तो इसके उपलक्ष्य में इस दिवस को ये बनाया जाता है, जिसमें विश्व में जिस प्रकार से भूमि की आर्द्रता है या कहें पर्यावरण में जिस प्रकार से गतिविधियाँ परिवर्तन हो रही हैं, तो उसके थीम को लेकर चल रहा है। इट्स टाइम्स फॉर वेल्टेंस रिस्टोरेशन ये है। अब 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे इंडिया यूके अचीवर्स ओपन्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। देखिए ये आपके मनमोहन सिंह को दिया गया है। हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ओपन्स द्वारा लाइफ अचीवमेंट ये अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया। आप सभी को पता है कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आप राजनीति के बहुत अधिक ज्ञाता के तौर पर भी माना जाता है, साथ ही जो उन्हें विश्व जिस रूप में जानती है वो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री के रूप में जानती है, जिन्होंने अपने सूझबूझ के माध्यम से भारत को कई ऐसे दौर से उभारा और जिसमें भारत की जीडीपी अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी,
ऐसे पहले ऐसे ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत को इस तरीके से उबारा कि वो दुनिया की उन तमाम देशों के बीच अपने आप को स्टैंड कर पाया। कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह आपके राजनीति के क्षेत्र में आर्थिक तौर पे भी, अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स के तो ज्ञाता ही हैं, और साथ ही राजनीति के जीवन में उनका जो योगदान रहा उसके लिए उनको बेहतरीन ये कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का जो खिताब किसने ये जीता था, ये आपको बताना है। देखिए, आर्याना सबलेंका ये है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब बेलारूस आर्याना सबलेंका ने ये कजाकिस्तान की बेना रायबिकाना को यहाँ पर हराया था इन्होंने, तो ये खिताब उनको दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किया था। ये कांगो गणराज्य था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर संगठन का यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर किया। और अगर मैं बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय है गुरुग्राम भारत में ये स्थित है। प्राथमिक कार्य इसका क्या है? सौर ऊर्जा विकास को यहाँ पर बढ़ावा देना है। अधिक से अधिक सूरज की जो किरणें हैं उससे कहीं ना कहीं विद्युत को उत्पन्न करना और उसको स्टोर करना और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने आप को अग्रणी बनाना कहीं ना कहीं इसकी प्राथमिक कार्य है। और जितने भी हमारी ज़रूरतों की चीज़ हैं उसे सौर ऊर्जा के तौर पर या सौर विकास के रूप में इसे बढ़ाने की ये प्राथमिकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों, आप सभी को पता हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड में हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युक्तास परिषद विज्ञान धाम झरा में 3 दिवसीय यहाँ 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के अंतर्गत यहाँ पर देश के प्रथम जो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का यहाँ पर शुभारंभ किया। इस विज्ञान कांग्रेस का जो लक्ष्य उत्तराखंड के गांव में समुचित विकास करना था। इसका पहला जो लक्ष्य रखा गया समुचित रूप में उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन को दुरुस्त करना था। और इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति होगी, कृषि होगी, ग्रामीण पर्यटन हो गया और पहाड़ी व्यंजन हो गया, जैसे विभिन्न विषयों पर यहाँ पर संवाद यहाँ पर किए गए। और इन चीज़ों को संरक्षण करने के लिए कहीं ना कहीं देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का यहाँ पर आयोजन किया गया। ये आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 13 नंबर का प्रश्न है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन यहाँ कहाँ किया था, आपको बताऊं, तुमकुरू ये क्षेत्र है, यहाँ पर किया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को राष्ट्र को यहाँ पर समर्पित किया। ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे बड़े हेलीकॉप्टर को जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के जो सबसे बड़े हेलीकॉप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो उद्घाटन कहाँ पर किया था, तुमकुरू में ये किया गया था। ठीक है, ये कर्नाटक के अंतर्गत आता है और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है ये इस चीज़ को बना रही है और ये राष्ट्र को यहाँ पर समर्पित किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसरो द्वारा अपना सबसे छोटा जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था, आपको ये बताना है। ये देखिए, उसका नाम क्या है, SSLV-D2/SSLV-D2 ये है ने जो 3 सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किए थे और जिसमें अमेरिका का जानूस और एक और चेन्नई के स्टॉक अप का यहाँ आज़ादी सेट 2 और साथ ही इसरो का EOS 7 यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों, ये आपके श्रृंखला आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, हाल ही में तुर्की में आए एक भीषण जो भूकंप था उसकी रिएक्टर स्केल में क्या वो रही तीव्रता की अगर हम बात करें
स्पीड सेंटर क्या था उसका, ये आपको बताना है। जो तुर्की में सबसे भयंकर जो भूकंप आया था, जिससे कि आधा साधा टर्की उससे प्रभावित हुआ था, कई हज़ारों लोगों के यहाँ पर जान माल का नुकसान हुआ, और कहीं ना कहीं तुर्की के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप रहा। ये गाजिया टेप ये है इस का एपी सेंटर इसे माना जाता है। इसका जो भूकंप आया था, जो भीषण भूकंप आया था, उसका जो सेंटर केंद्र बिंदु गाजिया टेप ये था, गंजिया टेप स्थान था। हाल ही में तुर्की में आए भीषण भूकंप का ये क्या था, केंद्र बिंदु यहाँ से माना गया था। ठीक है, अब दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश कौन बना है, ये आपको बताना है। आप सभी को पता है भारत आपका क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर भारत आपके दुनिया के पहले नंबर पर जो दूध के उत्पादन ये देश बन चुका है। वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध के उत्पादन में अगर हम बात करें भारत का योगदान की, तो यहाँ पर 24% ये भारत का योगदान रहा। विश्व में सबसे अधिक दूध के उत्पादन वाला जो देश की अगर हम बात करें तो ये आपका भारत है। अगर दृष्टि उस प्रकार से देखें ग्रामीण जीवन के तौर पे, तो आप सभी को पता है कृषि प्रधान देश होने के बाद यहाँ पर जो सर्वाधिक रोजगार अगर हम कहें, जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो आपके आजीविका के लिए पशु दूध के उत्पादन पर ही ये ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत को जो हमारे पशु दूध के उत्पादक हैं उनको कहीं ना कहीं सलाम करना चाहिए। ये देखिए, किस वर्ष तक सिल्क सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए मिशन की घोषणा की गई थी? कौन सी घोषणा की गई थी? यहाँ पर देखिए, 2047 तक आपके जो सिल्क सेल एनीमिया है उसको ख़त्म करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। इस मिशन की यहाँ पर घोषणा की गई थी 2047 तक, ये 47 तक इसे पूरी तरीके से इस बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए। सिल्क सेल एनीमिया में व्यक्ति के जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो मुड़ जाती हैं और चंद्रमा के आकार की हो जाती हैं, और जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रभाव होता है वो धीमी गति से होता है। और ये जो बीमारी है ना वंशानुगत होती है, और इसमें क्या होता है, कई दफ़े ऐसा देखने को मिला है जब ये धमनियाँ मुड़ जाती हैं, ये कर्णिकाएँ मुड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सांस लेने में जो दिक्कत होती है, ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है या सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से दम घुटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक का ये लक्ष्य रखा गया, जिसमें ये पूरी तरीके से बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए। वहीं पर 18 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य ये रहा? यूथ गेम 2022 की अगर बात करें तो उसमें महाराष्ट्र रहा। इसमें आयोजन हुआ था आपके 31 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में ये हुआ था, और ये भोपाल इंदौर में इसे किया गया था, और शुभंकर आशा इसका ये रखा गया था, ये आपको बताना। देखिए यहाँ पर या तोसो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल यहाँ पर घोषित किया गया था? ये जो झील है या तोसो जो झील है ये लद्दाख के अंतर्गत है, और इस झील की अगर बात करूँ ये 4820 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, और अपनी खूबसूरत के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो विदेशी पक्षियों के लिए अगर हम बात करें, ये पशु पक्षियों के लिए विशेष रूप से ये स्वर्ग के रूप में माना जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ऐसी कौन सी झील है जो पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, तो ये आपके लद्दाख में है, या तोसो ये झील है। ठीक है, अब देखिए, किसने हाइड्रोजन से संचालित चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है? देखिए, भारत में किसने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रैक्टर यहाँ पर लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। देखिए, ये जो कारनामा कर दिखाया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हाइड्रोजन से चलने वाला यहाँ पर ट्रक लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अब ये कितना कारगर होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब तुर्की में जो भूकंप आया था, भूकंप आने के बाद मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया था? बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए कि जो तुर्की में जो भूकंप आया था, तो उस भूकंप के लिए भारत सरकार द्वारा जिस मिशन को लॉन्च किया गया था, जिस रूप में तुर्की की सेवा करने के लिए यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया था, वो ऑपरेशन दोस्त के रूप में ये चलाया गया था।
भारत ने तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कार्मिकों और आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के उपकरणों को लेकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम जो रखा गया था ऑपरेशन दोस्त ना ये नाम दिया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन दोस्त किस देश के लिए चलाया गया था? तुर्की के लिए चलाया गया था, जो इसमें भूकंप आया था। ठीक है, अब यहाँ ये बार्ड नाम की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित चैट बोर्ड किसने ये लॉन्च किया है आपको बताना है। देखिए ये गूगल ने किया है। हाल ही में गूगल में जो माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने बार्ड, ठीक है, बार्ड नाम का यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बोर्ड यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना। कभी क्वेश्चन बनता है कि जो बार्ड है ना नामक आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट संचालित चैट किसने ये लॉन्च किया? तो गूगल ने किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो आपको बता दूं यहाँ पर उत्तराखंड का यहाँ पर 14वां स्थान रहा। उत्तराखंड 100 में से 19 अंक इसने प्राप्त करे और देश में ये 14वें स्थान पर रहा। ठीक है, आपके सामाजिक प्रगति सूचकांक में 100 नंबर का ये था, तो उसमें से आपके 19 नंबर आपके उत्तराखंड को मिले, जो देश में 14वें स्थान पर ही रहा। नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जो उत्तराखंड रहा, ये 78 अंक ये मिला और साथ ही गोवा यहाँ पर शीर्ष में रहा, जो अपने राज्य के जो लोग हैं उन लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं जो उपलब्ध कराने में जो गोवा का कोई जवाब नहीं है, वो शीर्ष स्थान पर रहा। और ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अब देखिए असम सबसे आखिरी स्थान पर रहा, जिसे महज 36.14 अंक यहाँ पर मिले। और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का जो स्थान रहा 5वां स्थान ये रहा, 5वें स्थान पर आपका ये रहा। और मिजोरम की अगर बात करूं तो हिमालयी राज्यों की श्रेणी में ये पहला स्थान मिजोरम को मिला सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के अंतर्गत। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। तो ये ITBP के जानू द्वारा इसे जीता गया है। और ITBP की केंद्रीय आइस जो हॉकी टीम है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। लेह में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था और ये जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था ये आपका 12वां संस्करण ये था। ठीक है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का जो 2023 में आयोजित किया गया, इसका 12वां संस्करण ये खेला गया था। केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 का किसने जीता? ये आपका आदिति अशोक ने ये जीता। केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 आदिति अशोक ने ये खिताब जीता। देखिए उपन्यास विक्टिस सिटी के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद ये है, रुशीद इनका नाम है। यह किताब 14वीं शताब्दी के एक महाकाव्य की कहानी पर ही आधारित है, जो एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को इसने चुनौती दे डाली। तो ये किताब आपके सलमान रुशीदी ने ये लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 ये किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, डॉक्टर ए बी के प्रसाद को ये दिया गया था। राजा राम मोहन पुरस्कार 2020 का डॉक्टर A.B. के प्रसाद को पत्रिका के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार ये कहें ये अचीवमेंट ये दिया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब 28वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 12वां जो हिंदी सम्मेलन किस देश में ये शुरू हुआ था? ये जो सम्मेलन शुरू हुआ था 12वां ये आपकी फिजी में हुआ था। फिजी के पर्यटन स्थल नाड़ी में 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन ये शुरू हुआ था। 15 से 17 फरवरी तक ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत समेत दुनिया के भर के जो 50 देश के यहाँ पर प्रतिनिधियों ने इस 12वां हिंदी सम्मेलन में भाग लिया, जो आपके फिजी में इसको आयोजित है। अब देखिए YouTube के जो नए CEO कौन बने ये आपको पता होना चाहिए।
नील मोहन ये बने। मूल रूप से ये भारतीय हैं। नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ ये बनाया गया है। आप सभी को पता होगा कि गूगल का हो गया या यूट्यूब का हो गया, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन बड़ी बड़ी जो विदेशी संस्थाओं में कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय मूल के जो टैलेंटेड जो पर्सन है, जो अपनी बुद्धि क्षमता का जो लोहा मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और आज यूट्यूब की अगर हम बात करें तो नील मोहन का ये नाम यूट्यूब के सीईओ के रूप में ये आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, 30वां नंबर का प्रश्न, एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया था? ये आपको बेंगलुरु में किया गया था। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया शो का यहाँ पर 14वां संस्करण का उद्घाटन किया और बेंगलुरु में ये किया गया, जिसमें एयरफोर्स जो फाइटर जेट हैं वो यहाँ पर अपने बेहतरीन कलाबाजी या कहीं करतब दिखाते हैं, जिसके रूप में ये एयर इंडिया शो ये 2023 का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, देखिए विमेंस प्रीमियर लीग 2023 में जो सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में ये कौन बनी, ये आपको बता, स्मृति मंधाना ये हैं। और वुमेन्स जो प्रीमियर लीग है आईपीएल की तर्ज में, वुमेनों का भी यहाँ पर ये प्रीमियर लीग 2023 में जो सबसे महंगी जो खिलाड़ी के रूप में स्मृति मंधाना ये बनी। और इन्हें जो खरीदा गया था आरसीबी के द्वारा, इन्हें 3.40 करोड़ रुपये में इन्हें खरीदा गया था। ठीक है, अब अभ्यास 10 का जो छठा संस्करण जो भारत और किस देश के बीच ये हुआ था, ये अमेरिका के बीच ये हुआ था। अभ्यास 10 का जो छठा संस्करण चेन्नई में भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और अमेरिका के यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच ये संपन्न हुआ। और यह अभ्यास आपके 14 जनवरी से शुरू हुआ और 14 फरवरी को ये समाप्त हुआ। 1 महीना पूरा ये चला। ठीक है, अब देखिए 2022-23 में जो रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, ये सौराष्ट्र, अगर हम बात करें जिससे महाराष्ट्र सौराष्ट्र ने ये जीता। इंडियन गार्डन में जो ये आयोजित हुआ था ये रणजी ट्रॉफी का 2022-23 का खिताब, जो सौराष्ट्र ने बंगाल को यहाँ पर 9 विकेट से हराकर दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया। और यहाँ पर 34वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का यह शुभारंभ किया। ये आपके पौड़ी से किया गया था। पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का यहाँ पर शुरुआत की और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर इस योजना का शुरुआत किया था। और इस अंत्योदय योजना की अगर हम बात करें तो जो अंत्योदय परिवार हैं उनको एक वर्ष में 3 निःशुल्क गैस रिफिल का यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। और साथ ही प्रदेश में लगभग अगर हम बात करें 1,76,000 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। इन लोगों को एक साल में 3 बार यहाँ पर निःशुल्क रूप में यहाँ पर गैस रिफिल करके आपके कौन देंगे, आपके उत्तराखंड सरकार ये देंगे अंत्योदय योजना के तहत। ठीक है, अब नीति आयोग के नए सीईओ जो बने वो कौन बने थे? बी.आर. सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में यहाँ पर कार्यभार दे दिया गया है। और ठीक है, इन्होंने जो आर.बी. सुब्रमण्यम ने परमेश्वरन अय्यर के स्थान में ये नीति आयोग के चौथे सीईओ के रूप में ये बने। और नीति आयोग का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो ये आपके नई दिल्ली में है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ये वर्तमान समय में है। अब देखिए 36वें नंबर का दादा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म अवार्ड यहाँ पर ये खिताब जीता? आप सभी को पता होगा, ये द कश्मीर फाइल ने दादा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में इसको बेस्ट फिल्म के रूप में ये चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अगर बताएं तो इसमें ये रणबीर कपूर को चुना गया। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आपकी आलिया भट्ट ये आपको पता होंगे।
76वें बाफाटा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब किस ने जीता? ये ऑल काइन ऑन द वेंट फ्रंट ये है, इन्हें 76वां ये खिताब ये जीता। और भारत की अगर मैं बात करूँ, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में ये बनेगा, ये आपको बताना है। देखिए ये हरियाणा में बनने जा रहा है और गोरखपुर हरियाणा अनुसंधान परियोजना को हरियाणा के गोरखपुर गांव के पास ये शुरू किया जा रहा है, जिसमें विदेशी डिजाइन के रूप में प्रोड्यूसराइड हेवी वाटर इलेक्ट्रिक रिएक्टर की जो 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 यहाँ पर इकाइयों को संचालित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको ये श्रृंखला कैसी लगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन करके बताइए। और साथ ही अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।